नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात शनिवार और रविवार को हो सकती है। इस बारे में बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, आपने जो प्रेडिक्शन किया था लगभग वो एकदम सही आ रहा है। अब ये बात आ रही है कि शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने का कार्यक्रम है उनका, और वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि भाई योगी जी नहीं हटेंगे। अब उस पर जो है बिल्कुल मोहर लग गई है। योगी जी का तो हटना मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता कि उनको हटाया जाए। और आपको ये भी पता होगा कि एक योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो आरएसएस से नहीं आए हैं। उसके बाद वे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी अपनी एक पहचान है। वो बड़े अड़ियल रुख वाले नेता माने जाते हैं वो, तो इसलिए उनको हटाना तो आसान था ही नहीं पहले से। तो जाहिर है कि जो कुछ चल रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं उनके तेवर भी थोड़े सख्त हुए थे, और उसके बाद फिर हाईकमान को ये बयान जारी करना पड़ा कि कोई चेंजेस नहीं होने जा रही है। आपको ये पता होगा कि योगी जी ने कभी अपने घर पे जो है वो बीजेपी का झंडा भी नहीं लगाते थे। पहले वो हिंदू वाहिनी का झंडा ही लगता था। मुझे अपने अलग मिजाज के वो हैं। 2014 में के बाद से वो काफ़ी सक्रिय हुए, और उसके बाद फिर 2017 का चुनाव था भट्टाचार्य जी, वो योगी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया था, वो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था। तब 325 सीटें आई थी। अब 4.5 साल के मुख्यमंत्री हैं वो, इसलिए अब जो चुनाव भी होगा उत्तर प्रदेश में वो मोदी जी के साथ योगी जी के नाम पर भी होगा। उनकी जो क्या वर्किंग रही है उनकी सरकार की, उस पर भी होगा। इसलिए ये मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार योगी जी का चेहरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हाईकमान ने उनको हटाने वाले फैसले पे कोई विचार ही नहीं किया, और मुझे लगता है कि हटाना संभव था ही नहीं पहले से। और कहीं ना कहीं जो लोग चल रहे थे, जो चर्चाएँ चल रही थी, उनको समझा दिया गया है कि भाई अब योगी जी से मिल के चलो। और इसलिए आपने जैसे बताया कि उनकी शनिवार को वो पहुँचेंगे दिल्ली और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात है, तो इस पर तो विराम लग गया है और अब योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, योगी जी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। इसका संकेत आज उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व बदलने की कोई संभावना नहीं है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, वो तो नहीं है संभावना, लेकिन भट्टाचार्य जी कहीं ना कहीं में लगता है मुझे कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल संभव है। तो ये कहा जा सकता है कि 2022 का चुनाव जो है योगी जी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि हमने देखा 2017 में, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें योगी जी, जैसा कि आपने बताया कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था। तो इस बार असल परीक्षा योगी जी की होनी है। इसीलिए तो घबराहट है। हाईकमान जो बैठकों का दौर चल रहा है उसके पीछे यही कारण है कि जिस तरह से 7 दिन पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसको लेके सबसे ज़्यादा ये आरोप लगे थे कि कोरोना में लेके जो है वो स्थितियाँ ठीक नहीं रही सरकार की। पंचायत चुनाव में जो है सत्ता में होते हुए दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। यहाँ से डर और भय शुरू हो गया, क्योंकि जब विधायकों के पास लोग गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग उनके क्षेत्र के तड़प रहे थे, लेकिन वो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए। उन्होंने अफसरों से बात करी तो अफसरों ने कहा कि हम तो लखनऊ का निर्देश मानते हैं, वहाँ से जो कहा जा रहा है, जो व्यवस्थाएं करा जा रही हैं हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के बाद ये हुआ कि जब लोगों को लगा कि जब हम अपने क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से विधायकों ने बाकायदा इसमें अपने विरोध में आवाज़ ही बुलंद करी, चिट्ठी पत्र भी लिखे गए, सब कुछ हो गया। इसीलिए हाईकमान को इस बात के लिए बड़ी फिक्र हुई कि 2022 का चुनाव योगी जी की सरकार के बल पर हमें जीतना है। 2017 का चुनाव मोदी जी के बल पे था, इस बार भी मोदी जी का ब्रांड तो रहेगा, नो डाउट। लेकिन क्योंकि 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो योगी जी को लेकर जिस तरह की बातें चली या विधायकों ने नाराजगी जताई, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये बैठकों का दौर शुरू था। और अब मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो रहा है, जो नाराज है उनको मनाया भी जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये भट्टाचार्य जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। मनोज सिन्हा थे, उनको वहाँ का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया। कलराज मिश्रा जी थे, उनको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। माननीय राजनाथ सिंह थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वो नहीं करेंगे। और कल्याण सिंह भी आ नहीं सकते। नहीं, कल्याण सिंह तो बहुत बुजुर्ग हो गए, वो तो उनका तो मतलब ही नहीं, वो तो बहुत बुजुर्ग हो गए, वो तो बिल्कुल नहीं। बीच में ये बात चल रही थी कि राज्यपाल से वापस आने के बाद सक्रिय राजनीति ना वो उनको उनका स्वास्थ्य जो है उनका साथ नहीं दे पा रहा, थोड़े बुजुर्ग से हो गए हैं वो बिल्कुल, इसलिए उनका तो स्वास्थ्य की वजह से उनका तो कोई इसमें चर्चा नहीं थी। तो अब राजनाथ सिंह ने मना कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा कौन सा विकल्प है? दिनेश शर्मा जी हैं उप मुख्यमंत्री, उनका कोई जनाधार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जिस समाज से आते हैं वहाँ उनका उसको अध्यक्ष बनाया गया था, उनको उप मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए नहीं हटाने के पीछे भी ये कारण है कि उनके पास कोई योगी जी का विकल्प नहीं है। योगी जी एक बड़ा चेहरा तो बन चुके हैं। जी हाँ, योगी जी एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। सर, आपने जिस तरह से 4.5 साल का इनका कार्यकाल देखा योगी जी का, और उत्तर प्रदेश का इतिहास हमने देखा, राजनीतिक इतिहास ये है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अगले बार सत्ता से हट जाती है। कभी हमने 20 साल से वो पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं, तो इसलिए कितनी मुश्किलें हैं योगी जी के भी लिए भी कि आने वाले जो चुनाव है उसमें 300 सीटें लानी है, जो दावा कर रही है बीजेपी। देखिए, अभी ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी और किसी पे दावे पे टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, लेकिन जो हमने जब इतना तजुर्बा है मीडिया का उसका तो महसूस किया है। जैसे तमिलनाडु में होता था पहले कि 5 साल एक की सरकार, 5 साल एक की सरकार, इस तरह चलती थी। लेकिन बसपा क्योंकि बीच में कमज़ोर हो गई, तो बसपा के होने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का आ गया। तो अब ये तो चलता है कि 5 साल बाद कहीं ना कहीं चेंज होने की बात आती है। 325 सीटों वाली जो बात पीछे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, भाजपा खुद इस बात को लेकर अंदर खाने करी कि हमारी वो स्थिति पहले जैसी नहीं है। ये बात कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनती है तो किसी के सहयोग से बनेगी, अकेले तो सरकार अपने दम पे नहीं बना सकती। उससे कई कारण है, एक तो कोरोना, सेकंड कहीं ना कहीं अंदर खाने मुखिया से नाराज़गी, और थर्ड ये है जो पंचायत चुनाव में जो ज़मीनी हकीकत सबके सामने आई है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का भी खौफ है और डर भी है, तभी वो बैठकें चल रही हैं। तो मुझे लगता नहीं कि स्पष्ट बहुमत वाली किसी सरकार बनेगी। जी हाँ, पिछले चुनावों में हमने देखा था कि सर कि अखिलेश यादव ने विकास कार्य भी किए थे और उन्होंने विकास कार्यों का बहुत प्रचार भी किया था, लेकिन फिर भी जनता के बीच वो खरे नहीं उतर पाए, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, देखिए, सवाल ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत अलग हो गई है। यहाँ पे विकास पीछे रह जाता है और दूसरे मुद्दे आगे चले जाते हैं। 2017 में जो चुनाव हुआ था उस समय मोदी जी एक ब्रांड थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी लेकिन अखिलेश यादव के कार्य की भी प्रशंसा हो रही थी। नहीं, बात आपकी मैं इससे सहमत हूँ कि प्रशंसा हो रही थी, लेकिन वही वाली ना, अखिलेश जी ने कहा था कि हम समझाने में रह गए, वो समझ गए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ एक बड़ा तबका था उसको देखना ही था कि वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। जो ज़मीनी हकीकत ये है, पहले बसपा की सरकार थी तो उसमें भी ये होता था कि भाई किसी काम नहीं हो, ज़्यादातर विशेष समुदाय के होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें विशेष समुदाय को ध्यान दिया गया ज़्यादा। ये लोगों में एक मैसेज था। इसी वजह से 15 साल से बिल्कुल ये अज्ञातवास में थी भारतीय जनता पार्टी। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ गए तो एक लोगों को लगा कि मोदी जी हैं तो बहुत कुछ चेंज होगा। मोदी जी के चेहरे पे ही 2017 का चुनाव जीता गया। लेकिन 4.5 साल में लोगों ने जो महसूस किया है, जितनी उम्मीदों के साथ सरकार को चुना था, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे इतनी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी है। ये बात अब लोगों की चर्चा का विषय है। तो मुझे लगता है कि अब आगे क्या परिणाम रहेंगे तो समय बताएगा। लेकिन 2017 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे था, 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, सरकार की परफॉर्मेंस से होगा।
लेकिन 2014 और 2017 की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि गंगा का पानी बहुत बह गया है। क्या अब मोदी जी की वह इमेज है जिसके बदौलत बीजेपी यूपी में जीत हासिल कर सकती है? उनके इमेज पे भी विरोधियों ने बहुत जबरदस्त अटैक किया। मुझे लगता नहीं कि देखिए मोदी जी एक ऐसा चेहरा है कि बात सही है कि वो पहले जैसी तस्वीर में उन पर बहुत अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत ब्रांड चेहरा तो मोदी जी हैं। और अभी जो हैं वो मैं नहीं कह सकता कि शायद लोग उनसे जो हैं थोड़े से मोहभंग नहीं हो पाया उनका भी। अभी मोदी जी का मोहभंग हो नहीं पाया, नहीं हो और पाया। ये बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो सत्ता विरोधी लहर, उसको किस तरह से बीजेपी कर सकती है? हाँ वही तो है ना। देखिए वो पंचायत चुनाव में है, जो गांव का चुनाव था, सरकार का, बिल्कुल गांव की सरकारों का चुनाव था, वहाँ पे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास के बाद भी सेकंड नंबर पे आई है, इसीलिए तो खलबली मची है, इसीलिए खलबली मच गई है, तो वरना खलबली नहीं मचती। सेकंड नंबर पर पार्टी बन के रह गई है। और सबसे बात यह है भट्टाचार्य जी, जहाँ जहाँ गढ़ थे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो गई। बनारस में देखिए आप, वहाँ नहीं सीट ला पाई। गाज़ियाबाद देखिए, जो गाज़ियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद विधायक हैं, 5.5 लाख से सांसद जीते हैं, विधायक तमाम सीटों पे, उसके बाद मात्र 2 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, मैं मात्र 2 सीटें हैं मात्र जिला पंचायत सदस्य की। 14 में 2, हापुड़ में नहीं, बनारस में नहीं, प्रयागराज में नहीं, लखनऊ हार गए, जहाँ जहाँ मजबूत लोग थे। तो इसलिए खलबली मची है और तमाम जो बैठकों का दौर शुरू हुआ, इसका यही सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, बात करते हैं अब कोरोना की। कोरोना के संक्रमण के मामले बहुत तेजी से घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से मामले घट रहे हैं। यही कारण है कि अब अगले सोमवार से या 7 तारीख से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म की जाए। आज यहाँ गाजियाबाद के डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने व्यापारियों के साथ बैठक की, ट्रांसपोर्टर्स, अन्य व्यापारी, टेंट के व्यापारी और दूसरे बैंक्वेट हॉल के मालिकों के साथ बैठक की। आइए पता करते हैं कि क्या इस बैठक क्या होगा अगले सोमवार से या 7 तारीख से। आपने आज खबर देखी, अयूब करवट में भी लगी है कि 7 तारीख से शायद अनलॉक शुरू हो रहा है। मैंने आपको याद होगा इससे पहले अपनी इसी चर्चा में कहा था कि आने वाले वक्त में जो है कोरोना 31 मई के बाद बहुत कम होता जाएगा। तो अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि 20 जून के बाद कोरोना की लहर बहुत ख़त्म हो जाएगी, कोरोना की खबरें साइड में हो जाएंगी, मिशन यूपी आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने चुनाव में रह गए हैं तैयारियों में। अब कोरोना जो है वो आउट हो जाएगा, कोरोना की खबरें आउट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनेगी, मिशन 2022 को लेकर काम होगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो भी अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, वो मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन में, हमारे शायद 7 जून को खुल जाएगा, और उससे 10 से 15 दिन में उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ जनपदों में भी ये लॉकडाउन चल रहा है वो बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 20 जून का पूरा अनलॉक हो जाएगा। बड़े आराम से सभाएं भी होंगी, चर्चाएं भी होंगी और चुनाव की बातें होंगी। जी हाँ, 20 जून से, जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी कह रहे हैं कि 20 जून से उत्तर प्रदेश में पूरा अनलॉक हो जाएगा। सर, ये आम लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए राहत भरी बात होगी या एक तरह से चेतावनी कि आप रहिए लेकिन सावधानी बरतिए? देखिए भट्टाचार्य जी, असल में सवाल ये है कि फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत पैदा हो गए हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा, घरों में लोग बैठे हैं, मजदूरी नहीं जा पा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को चिंता नहीं है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। इसलिए बैठकों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि बाज़ार खोलिए, प्लीज़ खोलिए। लेकिन मेरा यही मानना है और अपील भी यही है कि सब कुछ तो अगर अनलॉक हो भी जाएगा, लेकिन कम से कम सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखिए कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन जो कहीं ख़त्म हुए हैं, कितनी भीड़ उमड़ गई है, इस पर मुख्यमंत्री जी भी बहुत नाराज़ हुए हैं। और ये स्वाभाविक है ये होना, क्योंकि लोग एक ऐसे कैद हैं 1 महीने से, बाहर निकलेंगे। लेकिन जल्दबाजी ना करें, सावधानी बरतें, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, आपके लिए, पूरे परिवार के लिए। जी हाँ,
अगर अनलॉक भी हो जाए तो भी सावधानी बरती है। सावधानी ही कोरोना का इलाज है और कुछ भी नहीं। आप जहाँ भी निकले, अपने काम के लिए निकले, कहीं भी निकले तो जरूर सावधानी बरतिए। तो आज परिचर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।